तो योद्धाओं, अब प्रीलिम्स के सफ़र में दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। 1 दिसंबर है आज, और मोटा मोटी आप मानो कि दिसंबर और जनवरी 2 महीने का आपके पास समय है। 9 फरवरी का आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, लेकिन ये मत सोचना कि आपको 9 फरवरी को एग्ज़ाम है। आप ये मान के रखो कि 1 फरवरी को एग्ज़ाम है, और फरवरी का वो जो 9 दिन है वो हमारे जो टाइम टेबल के काउंट में है वो नहीं है। तो आपके पास मोटा मोटी अभी 2 महीना है। इस 2 महीने में आपको बहुत मेहनत करना है ताकि प्रीलिम्स निकले। प्रीलिम्स की मैं बात करूं निकालने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के, 50 क्वेश्चन आपके इंडिया के। उसमें भी कैसे फिल्टर आउट होगा, 45 अलग से हो जाता है। कैसे? लगभग आप मानो कि औसतन 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से लिंकअप के क्वेश्चन बनेंगे। तो 10 क्वेश्चन इंडिया और छत्तीसगढ़ के सेक्शन से बनेगा। छत्तीसगढ़ का तो मैं करा ही रहा हूँ, और इंडिया का मैं बता ही दिया हूँ कहाँ से करना है। तो आप क्रेजी जी के ट्रिक का मंथली वाला जो करंट अफेयर है वो पहले जनवरी या फरवरी से स्टार्ट करो। फरवरी से लेके अभी तक का जितना है मंथली का करंट अफेयर, 1-1 घंटे का वीडियो होगा वो, आप उसको रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। अब इंडिया वाला आपको एग्ज़ाम से पहले ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ अभी से करना है। थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। और फिर जब मैगज़ीन आता है, आप इंतज़ार कर रहे होगे कि कब करंट अफेयर की मैगज़ीन आएंगी विभिन्न कोचिंग की, और आप उससे करंट अफेयर पढ़ोगे, तो आप ये गलत स्ट्रेटेजी अपनाओगे। आपको क्या करना है, जो पिछले महीने के हो चुके हैं उसके करंट अफेयर की वीडियो निकालो, 1 महीने का 1 दिन में पकड़ो, और थोड़ा थोड़ा करके 1 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर को कवर करो। इस तरीके से आप देखोगे 8 महीने 10 महीने का जो होगा 9 वीडियो 9 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, तो आप देखना इंडिया का करंट अफेयर का पोर्शन आप कवर कर चुके होगे। तो अभी आप शुरू करो 1 दिन में 1 वीडियो देखने का, और 9 दिन का चैलेंज लो, और 9 दिन में 9 वीडियो 1-1 2-2 बार देख के ख़त्म करो। लेकिन वो आपको उतने में याद नहीं हुआ होगा। 9 दिन जैसे ही ख़त्म होगा फिर से आपका वही शेड्यूल स्टार्ट होगा। 1-1 दिन में 1-1 महीने का करंट अफेयर, स्पीड बढ़ा देख लो, 1.5 कर लो, तो आपका 40 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 1 महीने का करंट अफेयर को 1 दिन में ख़त्म करोगे। 9 दिन की चैलेंज लो, फिर अगला दिन 9 दिन फिर से लो, फिर अगला फिर से 9 दिन लो। इस तरीके से आप इंडियन करंट अफेयर को ख़त्म करोगे क्रेजी जी के ट्रिक के मंथली करंट अफेयर वीडियो के माध्यम से। ये कंप्लीट कर लेने के बाद जब आप मैगज़ीन पकड़ोगे पढ़ने के लिए, अंतिम में जो कोचिंग आता है वो ज़रूर ख़रीदना है। उसमें आप पढ़ोगे तो आप उसमें रटने नहीं बैठोगे। उसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब कुछ मेरे को पता है ऑलरेडी। आप उस समय सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले, ये आपको बहुत बड़ा रिलीफ फैक्टर दे के आएगा। और ये तभी होगा जब आप इसको सब कुछ पहले से कर चुके होंगे। तो ये वाला करना है। छत्तीसगढ़ का जो मेरे नोट्स हैं वो आपको मिले हैं, वो आप पढ़िए, और उसको 1-1 महीने का, उसको भी इस तरीके से जब भी आपको लगे 1-1 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करिए। एक रीडिंग करिए तो आपको धीरे धीरे से वो याद हो जाएगा। करंट अफेयर के नोट्स में सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट वो होता है कि उसमें गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स चल रहे हैं वो भी इसमें लिख के मैंने दिया है। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को जो आप उसमें करंट अफेयर में ही पढ़ रहे हैं, तो एक तरह के गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो भी कवर हो रहा है। तो आपका जीएस भी स्ट्रांग होगा अगर आप उसको करेंगे तो वो भी साथ में साथ करो। और छत्तीसगढ़ का सेक्शन को एकदम रट टुटा के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको 10-20 बार बना के बैठोगे, तब छत्तीसगढ़ स्ट्रांग होगा। इस तरीके से आप देखो कि 55 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर मिला के, इंडिया का करंट अफेयर मिला के 55 क्वेश्चन को आप अपने फेवर में कर सकते हो। इंडिया का जीएस में फ्लैक्चुएशन होता है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो गए, ईजी हो गए, तो वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का जीएस लिमिटेड है, वहाँ पे उतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर बना के रखे हो, थ्योरी अच्छे से पढ़ रखे हो, तो आप करंट अफेयर आपने पूरा पढ़ रखा है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका बहुत अच्छा बनेगा प्रीलिम्स में। और अगर आपने इसमें अच्छा कर लिया और इंडियन जीएस भी अगर किस्मत रहा तो अच्छा आ गया, तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। अगर उसमें ख़राब आया तो किसी से नहीं बनेगा। तो इसलिए जो चीज़ें आपके फेवर में है उसको आप अपने कंट्रोल में करोगे, तभी जाके आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। प्रीलिम्स निकालने के लिए मैं सबको यही बोल रहा हूँ कि आप ये कर रहे हो, इंडियन सीजीजीएस और करंट अफेयर को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इंडियन जीएस में हिस्ट्री और पॉलिटी 2 टॉपिक को अगर आपने अच्छा किया हुआ है तो फिर आपको प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। कंसेप्ट की क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रिपीटेशन और बार बार रिवीजन, चीज़ों को याद करना,
डेली प्रैक्टिस करना, एक भी समय बर्बाद नहीं करना, यही है आपके सक्सेस का मूल मंत्र। तो आप ये करोगे। और कुछ लोग बोलते हैं कि 2-3 महीने पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, तो नहीं होता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें। नहीं तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि एग्ज़ाम के 1 साल में जो नवंबर से लेके जून का समय होता है, नवंबर से लेके जो जून का समय आपका है, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, रिवीजन के लिए होता है और सॉल्यूशन के लिए होता है। उसमें आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना कब होता है? जो नवंबर से जून का समय को छोड़ के जो बाकी समय आपके पास बचा है, उसमें आप पढ़ोगे, रटोगे और चीज़ों को याद करोगे, समझोगे। ये सब कुछ आपको उस समय करना होता है। अभी के समय में अगर आप पढ़ रहे हो, रट रहे हो, अभी आपको याद नहीं है चीज़ें, तो आप संघर्ष कर रहे होगे, बहुत परेशान हो रहे होगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इस एग्ज़ाम को अगर 1 साल तक लगातार बहुत शिद्दत से नहीं पढ़ोगे, तो आपको इस एग्ज़ाम में संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो आपका 2 तारीख को जो दिल्ली एस्मेट सीरीज दे रहे होंगे, उनका करंट सीसेट का एग्ज़ाम है और मैंने सीसेट के मैथ्स के सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि सीसेट में मैथ्स में सबसे पहले वो टॉपिक कवर करो जो आपके मेंस में भी है, जैसे वर्क एंड टाइम, इंटरेस्ट और लाभ हानि, SICI, ये सारे कुछ बहुत सारे अनुपात, समानुपात, ये सब टॉपिक मेंस में है और प्री में भी है। तो ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करो। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास लेक्चर हैं, सब कुछ है। आपकी को बस ज़रूरत है तो आपकी प्रैक्टिस की। ये सब कुछ किया हुआ आपको मेंस में बहुत काम आने वाला है, ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको वो रेगुलर मिल रहा है, उसको रेगुलर पढ़िए और उसको रेगुलर याद करते रहिए। मेंस में 10 नंबर, प्रीलिम्स में आपको 2 से 4 नंबर, आपको 4 नंबर तो आपको शब्दकोश छत्तीसगढ़ी का दिलाएगा, जो सीसेट क्लियर करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो उसको भी रेगुलर आप पढ़ते रहें। साहित्यकार आई होप कि आपने कर लिया होगा, वो कर लिया है तो आपका वो भी अच्छा सेक्शन कवर हो गया। इसके साथ ही साथ हम लोग, मैंने बोला था कि आपको पॉलिटी के हर दिन कुछ आर्टिकल्स में रिवीजन कराने के लिए देखेंगे। तो हम लोग लास्ट टाइम राष्ट्रपति का आर्टिकल देखे थे, आज हम लोग DPSP का आर्टिकल देखते हैं। DPSP है भाग 4 पार्ट 4, आर्टिकल 36 से 51 है। और ये भारत में आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। और यही चीज़ अगर आपको पूछा जाए मौलिक अधिकार क्या प्रजातंत्र स्थापित करता है, तो ये आप बताना क्या स्थापित करता है। तो आपको ये लाइन एकदम याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। आयरलैंड से लिए हैं। 36 से 51 तक में इसका एक्सप्लेनेशन है। तो 36 से स्टार्ट हुआ तो 36 में राज्य की परिभाषा दिया होता है। 37 से इसका मेन प्रावधान है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इसमें अगर हनन होता है तो आप न्यायालय में जाके इसकी हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, तो न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है। 37 कहता है। 38 बोलता है लोक कल्याण कार्य राज्य की स्थापना करना है। 39 बोलता है कि उसमें कुछ सब खंड है कि समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन करने का अधिकार है, धन के केंद्रीकरण को रोकना है, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है, बालकों एवं अल्पवयस्कों को शोषण से रक्षा करना है। 39 क बोलता है निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता, जो 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 39 क। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ये तो 39 क और 40 बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। तो 41 में काम एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में क्या बोला गया है? काम और लोक सहायता पाने का आपका अधिकार है। इसी अधिकार के तहत सरकार ने मनरेगा लाया था और लोगों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार दिया। तो मनरेगा क्या है? आर्टिकल 41 का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो आर्टिकल 42 है काम की न्यायोचित और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध की बात की गई आर्टिकल 42 में, और काम और न्यायोचित मानवीय दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध। तो भारत में देखना बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम जो प्रसूति सहायता की बात करते हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में जो होता है प्रसूति सहायता के लिए एक स्कीम है, और ये क्या है? आर्टिकल 42 का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स होती हैं वो DPSP का इम्प्लीमेंटेशन ही होता है। तो ये आपको देखना होगा कि कौन से आर्टिकल का कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। आर्टिकल 41 क्या है? मनरेगा।
आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायत। इससे क्या हो गया, हम लोग 19 ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय ये इसका गठन किए थे 73 और 74 अमेंडमेंट के माध्यम से 1992 में। तो ये किस डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन था, आर्टिकल 40 का। तो आर्टिकल 40 के माध्यम से हम लोगों ने ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों का गठन किया। आर्टिकल 41 के माध्यम से हम लोगों ने काम और लोक सहायता पाने के अधिकार के तहत मनरेगा दिया। आर्टिकल 42 के तहत प्रसूति सहायता की बात की गई है, तो उसमें हम लोगों ने जननी सहायता योजना के माध्यम से कुछ गवर्नमेंट स्कीम दिया। तो ये आज हम लोग आर्टिकल 42 तक आप पढ़ोगे, 37, 38, 39 में बहुत सारे डिवीजन हैं, तो 39 के सारे पार्ट पढ़ोगे। 39 का में बाद में जोड़ा गया था, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। 40 और 41 और 42, तो आपको 42 तक आर्टिकल करना है। 42 के बाद वाले आर्टिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज आप इतना ही करोगे। ध्यान रखो, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, तब जाके आपके एग्ज़ाम क्लियर होंगे। बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, लगातार लगे रहना है, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो इतना ही बोलूँगा, लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।